मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज एक बड़ी बैठक हुई। करीब 1 से सवा घंटे तक ये बैठक चली और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पार्टी की क्या हो, दोनों दल कैसे मिलकर आगे इस महागठबंधन को बढ़ाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही साथ आने वाली 17 तारीख को बिहार में महागठबंधन की एक और बैठक होगी, जिसमें कई फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 17 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। पशुपति पारस का गठबंधन में शामिल होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर कहना है कि ऑप्शन अभी खुले हुए हैं। गठबंधन के सभी दल कंबाइंड स्ट्रेटेजी, कंबाइंड नैरेटिव, कंबाइंड इम्प्लीमेंटेशन की रणनीति के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। जो बॉडी लैंग्वेज थी तेजस्वी यादव की बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक सार्थक चर्चा एक हुई है और इनिशियल जो टॉक्स होती हैं गठबंधन में वो आज हुई हैं और जो आगे की चर्चाएं होंगी वो आने वाले समय में 17 तारीख जो बिहार में एक बड़ी बैठक महागठबंधन की है उसमें होगी। लेकिन सूत्रों ने साफ कर दिया है कि पशु पारसपति को लेकर जो चीजें हैं वो ऑप्शन जो है वो सभी खुले हुए हैं, यानी कि अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 17 तारीख की बैठक होगी क्या उसमें और सीट बंटवारे, साथ ही साथ महागठबंधन को बढ़ाना, तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है और आगे सीट बंटवारे को लेकर क्या स्ट्रक्चर होगा ये तय किया जाता है। नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। एनडीए नेताओं के ताने से आरजेडी और कांग्रेस दोनों परेशान है। हालांकि अपनी अपनी चाहत के साथ दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें रख रही है, लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य नेतृत्व है। राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहाँ गया? प्रदेश के जो मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहाँ झुक रहे हैं, किसके पास झुक रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं। अब ये तो छुपी नहीं है बिहार की जनता से। सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए और कहीं ना कहीं जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने वाले लोग हैं उसको परास्त करने के लिए गठबंधन बनाए हैं। इसमें एक दूसरे के प्रति परस्पर संबंध सहयोगात्मक है। इनके तरह सत्ता और स्वार्थ का नहीं है, विचारधारों का परित्याग करके नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हालांकि बैठक में क्या नतीजा निकलता है, लेकिन लगातार एनडीए के नेताओं के ताने से परेशान आरजेडी और कांग्रेस साफ साफ कर रही है कि दोनों दलों में सामंजस्य स्थापित होगा और बिहार के लिए बेहतर विकल्प के रूप में महागठबंधन ही होगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आज खत्म हो गया। 2 दिन तक चले इस अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, 16 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए। जो मुख्य बातें इस महाधिवेशन की रही, उस महाधिवेशन के मुताबिक राज्य में और पूरे देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। जिस तरह से ये तय किया गया कि अब हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अब अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हेमंत सोरेन ने बीते 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से लगातार पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसके बाद पार्टी के 4000 से अधिक डेलीगेट्स ने मिलकर इस निर्णय का स्वागत भी किया है और इस निर्णय पर अपनी मुहर भी लगाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संगठन के लिहाज से ये महाधिवेशन अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। खास तौर पर इन 2 दिनों के दौरान जो राजनीतिक प्रस्ताव आए और जो चर्चाएं हुई, उनके मुताबिक अब झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से बाहर निकलकर
देश स्तर पर अपनी पैठ बनाने, अपनी पहचान बनाने की कवायद में जुटेगा और सीधे तौर पर जिन इलाकों में, देश के जिन इलाकों में आदिवासी बहुल आबादी है, उस आबादी के बीच चुनावी राजनीति के रूप में अपनी पैठ या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला भी हुआ है। खास करके बिहार का चुनाव जिस तरह से हाल में है, बंगाल का चुनाव है, इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जहां आदिवासी बहुल आबादी है, झारखंड से लगा हुआ बंगाल का इलाका, खास करके बिहार में जमुई, भागलपुर, बांका, ये सब इलाके जो हैं, वहाँ हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लिए बेहतर ज़मीन की तलाश करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 2 दिनों का महाधिवेशन हुआ, ये महाधिवेशन पार्टी को गति प्रदान करने और पार्टी के कद को बड़ा करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गुरुजी अब पूरी तरह से एक संरक्षक की भूमिका में रहेंगे और उनका आशीर्वाद इस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बीजेपी में संगठन चुनाव की अपनी प्रक्रिया और नियम है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अप्रैल महीने में हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेशों के अध्यक्ष जो हैं उनमें चुनने की देरी आ रही है, वहीं जिस तरीके से लग रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच शायद नाम को लेकर के जो है वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, वहीं जितने नाम रेस में हैं ये भी समझा जा रहा है उनको छोड़ के कोई नया चौंकाने वाला भी और नाम हो सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि जो ये बात सामने आ रही थी कि अप्रैल महीने में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी कर लेगी, क्या वो हो पाएगा या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की आय दुगना करने को लेकर चर्चा हुई और किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो वैकल्पिक साधन होते हैं उनको किसान अपनाए, उसको लेकर आज बैठक में चर्चा हुई। किसान नीति को लेकर सरकार ने इस पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए एक नीति बनाई है, उसको लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और उसमें जिन जिन विभागों को, जो विभाग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सबको एकीकृत किया जाएगा और सारे विभाग के ऊपर एक राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। वो समिति किसानों के दिशा के लिए काम करेगी, किसानों की आय बढ़ाने के लेकर काम करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में गरीब, युवा, महिला और किसान पर केंद्रित करके मोहन यादव सरकार चल रही है। बाकी तीनों के लिए पूर्व में नीतियां बन चुकी हैं और अब किसानों के लिए जो नीति बनाई गई है उस नीति के तहत मोहन यादव सरकार आगे बढ़ने की बात कह रही है और लक्ष्य एक ही है कि किसानों की आय को किस तरह से दुगना करना है। और मोहन यादव सरकार ने आज चर्चा की, उस बैठक में बताया गया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कृषि का बजट भी बढ़ाया गया है और उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि खेती किसानी के द्वारा किसान को संपन्न बनाया जा सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। हिसार में पीएम मोदी द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आए। चंडीगढ़ में एक बैठक कर उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के आसपास तकरीबन 3000 एकड़ में आईएमसी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आईएमसी की स्थापना से तकरीबन हरियाणा में 10,000 जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही साथ 4680 करोड़ रुपए की लागत इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने में खर्च होगा, जिससे तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में आने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर भी एक मल्टी नेशनल क्लस्टर हब 800
68 एकड़ में रेवाड़ी के पास बनाने की बात सीएम ने कही और उन्होंने कहा कि 2 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर हब हरियाणा में बनने से काफ़ी रोजगार पैदा होंगे और हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से 72,000 एकड़ में फैले हिसार एयरपोर्ट में जो तकरीबन 4,000 एकड़ के आसपास ज़मीन एयरपोर्ट के लिए एक्वायर है और जो 3,000 एकड़ ज़मीन अभी बची हुई है और जिसमें आईएमसी बनाने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसके बनने में अगर देखा जाए तो तकरीबन 4680 करोड़ का खर्च आएगा और ये पैसा सरकार जो खर्च करेगी और जो संभावना जताई जा रही है कि इस आईएमसी बनने से तकरीबन 32,000 करोड़ का निवेश आएगा और हरियाणा के युवाओं को तकरीबन 10,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये कब तक फ्लोर पर पहुंचता है और जिस तरह से कल पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान की शुरुआत की है, वहीं जब ये आईएमसी बनने की तैयारी शुरू होती तो इसमें कितना वक्त लगता है और हरियाणा के युवाओं को रोजगार कब तक मिलता है। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश राय। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी के बाद 16 अप्रैल को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ जिला अध्यक्ष और साथ ही लगभग 300 से अधिक पदाधिकारी जिला स्तर के शामिल होंगे। बैठक में आकाश की वापसी के पीछे के कारण पर चर्चा भी होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आकाश आनंद को कोई अहम पद फिर से दिया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि लगातार जिस तरीके से दलित वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी समेत इंड अलायंस के दल लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। उसका काट भी इस बैठक में खोजा जाएगा। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लखनऊ के नामचीन सेंट डोमिनिक स्कूल के बाहर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा का साफ तौर पर आरोप है कि हिंदू बच्चों पर कलावा और टीका लगाने पर साफ तौर पर पाबंदी लगाई गई है। हिंदू महासभा का आरोप है कि बच्चों पर जनेऊ पहनने को भी मना किया गया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि हिंदू बच्चों को साजिशन तौर पर फेल किया जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों को साफ तौर पर कहना है कि स्कूल के जब से प्रिंसिपल एरिक जैक्सन आए हैं तब से ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब बच्चों को साजिशन फेल करने के बाद दोबारा मौका भी नहीं दिया जा रहा है। तिलक, कलेवा और चोटी रखने पर साफ तौर पर पाबंदी लगाई है और इस आरोपों के बाद भी स्कूल प्रशासन साफ तौर पर मौन है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। सिकोपुर जमीन मामले में एक बार फिर ईडी ने कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। उनको 8 अप्रैल को भी सम्मन दिया गया था, पर 8 अप्रैल को वो नहीं पहुंचे। दूसरे सम्मन में ड्रामेटिक तरीके से वो अपने घर से पैदल चलते हुए ईडी ऑफिस पहुंचे। साथ में उनके कार्यकर्ता थे जो लगातार उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे और खुद रॉबर्ट वाड्रा बहुत ही सामान्य तरीके से, जिसपे उनको ईडी का थोड़ा सा भी भय नहीं था, जिस तरह का भय रहता है आम तौर पे जब ईडी पूछताछ के लिए नेताओं को बुलाती है, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वो यहाँ तक कह रहे थे कि संसद में राहुल गांधी को सताया जाता है, दबाया जाता है और सड़क पर रॉबर्ट वाड्रा को दबाया जा रहा है और मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और मुझे किसी बात का डर नहीं है। सरकार राजनीतिक मंशा से इस तरह का राजनीतिक दबाव बना रही है, पर देखना होगा कि ईडी की जांच में 7.5 करोड़ में ली गई जमीन 58 करोड़ में बेची जाती है, उसमें कितना भ्रष्टाचार सामने आता है और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं और किन किन लोगों को सजा मिलती है, जनता को इसका इंतजार रहेगा। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों, विपक्षी पार्टियों के बाद कई राज्यों ने भी याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित 7 राज्यों ने याचिका दायर कर कहा है कि यह कानून सम्मत है, सही है। लिहाजा इसके खिलाफ जो भी याचिकाएं दायर की गई है उन याचिकाओं को खारिज किया जाए। 7 राज्यों की तरफ से याचिका में यह भी कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा फैसला नहीं दे।
हालांकि इसको लेकर अभी भी याचिका दायर करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष की ओर से दायर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा कि मामला पहले से सूचीबद्ध है और रजिस्ट्रार अब आगे इसे सूचीबद्ध करेंगे। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता के तरफ से भी कहा गया कि इस मामले में जल्द सुनवाई कर ली जाए, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख तय कर रखी है और इस मामले में अब तक लगभग 4 दर्जन के आसपास याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, जिसमें से कुछ याचिका सपोर्ट में तो कुछ याचिका खिलाफ दायर की गई है। कई हिंदू संगठनों ने भी याचिका दायर कर जो खिलाफ याचिका दायर की गई है उसे खारिज करने की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कैविएट दायर किया गया है। अब देखना होगा 16 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई के वर्ली स्थित परिवहन विभाग के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें ये धमकी दी जाती है। हालांकि उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन की तरफ से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन जांच में जुटी हुई है। मामले में जब नंबर को ट्रेस किया गया तो नंबर गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव का था। मामले में यह बात सामने आई है कि यह नंबर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है जिसकी उम्र 26 साल है। मुंबई पुलिस के अनुसार इस 26 वर्षीय शख्स को इस मामले में जांच के लिए नोटिस दी गई है और पूछताछ के लिए 2 से 3 दिनों में वर्ली पुलिस स्टेशन हाजिर होने के लिए कहा गया है। मीनवाइल मुंबई पुलिस की टीम भी इसके इंट्रोगेशन के लिए वहां से निकल चुकी थी। हमें इस व्यक्ति का पता चला, इसको लेकर के हम लोग पुलिस स्टेशन आए। इसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल है और इसके बारे में फिर जितना हमने इसकी मोबाइल डिटेल्स देखी, इसके मोबाइल को लेकर के बाकी इसके मोबाइल की गतिविधियां देखी और इसके घर वालों से बात की तो ये जानने में आया कि ये जो व्यक्ति हैं ये मानसिक बहुत स्वस्थ नहीं है, इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। मामले में आगे की जो जांच है वो वर्ली पुलिस स्टेशन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है और एक बार फिर से उन्हें धमकी मिली है, जिसके बाद उनके घर के आसपास की जो सुरक्षा है उसे तो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो मुंबई पुलिस है वो जगह जगह निगरानी रख रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर यात्री सुविधा केंद्र पर गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। यह प्रतिमा यात्री सुविधा केंद्र के पास लगाया गया है। आज इसका बाकायदा वैदिक पूजन के साथ लोकार्पण किया गया है। उस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्र मौजूद रहे। चंपत राय और नृपेन मिश्र ने बाकायदा इसका पूजन किया है। पूजन करने के बाद रामलला के दर्शन करने आए भक्तों के लिए ये मूर्ति लोकार्पित की गई है। अब रामलला के भक्त जहां एक ओर भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे तो वहीं दूसरी ओर यात्री सुविधा केंद्र के पास गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति का भी दर्शन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में भगवान श्री राम की गाथा को लिखा, जन जन तक पहुँचाया और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा यात्री सुविधा केंद्र राम जन्मभूमि परिसर में लगाई गई है। इसके अलावा वाल्मीकि जी की भी प्रतिमा ये राम जन्मभूमि परिसर में लगाई जा रही है। ये बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि यात्री सुविधा केंद्र के पास जो पूर्वी भाग है वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आज उसका लोकार्पण किया है। बाकायदा वैदिक रीत से पूजन किया गया है और उसके बाद दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए वो स्थान खोल दिया गया है। आपको बताते चलें, भगवान श्री राम के मंदिर 161 फीट बनकर अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। रामलला के मंदिर का शिखर भी बन गया और शिखर पर कलश की स्थापना भी हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि रामलला का मंदिर
अब पूर्ण हो चुका है। परकोटा में 6 मंदिर और बचे हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की स्थापना होनी है, कलश स्थापना होनी है। इसके अलावा सप्त मंदिर की भी स्थापना, उसमें मूर्ति और कलश स्थापना की जा रही है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले 2 गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इंदौर के एक होटल में 2 कमरों में कुछ लोग रुके हुए हैं जो कि नकली नोट छापने के कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने होटल पर दबिश दी तो अंदर से 3 लोग मिले जिनके पास से नकली नोट छापने की सामग्री प्राप्त हुई है। पूछताछ में पता चला कि वे छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। उन तीनों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उनके तार भोपाल के 2 आरोपियों से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर भोपाल से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा और भोपाल की गैंग के 5 सदस्यों के पास से लाखों के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा प्रिंटर, नोट छापने का कागज़ और कई सारी दूसरी सामग्रियां भी पुलिस ने जब्त की है। पूछताछ अभी जारी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। नए बच्चे युवाओं को बड़ी बीमारियां, हृदयघात जैसी बीमारियां हो रही हैं। ऐसा ही मामला एक ग्वालियर में देखने को मिला है, जहां एक युवक सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलता है लेकिन उसकी अचानक से हृदयघात से मौत हो जाती है। पड़ाव थाने के जो तानसेन ओवरब्रिज है, गाटर वाली पुलिया के पास में एक युवक की डेड बॉडी मिली है। युवक जो है नेकर और नीला नेकर और नीली टी शर्ट पहने हुए और ऐसा लगता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के समय उसकी अटैक वगैरह आया है। इसकी बड़ी वजह यही निकल कर आती है कि डॉक्टरों का कहना है कि जो आजकल के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में घिरे हुए हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और उनके खान पीन का वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में डॉक्टर का मानना है कि बच्चों को समय पर सोना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, नहीं तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। और ऐसे में डॉक्टर का सुझाव है कि समय से नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। जो आजकल के बच्चे हृदयघात से नवयुवक मौत हो रही हैं, उनके लिए उन्होंने यही टिप्स जारी की है कि समय पर खाएं और समय पर अपना बचाव रखें। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।